बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद हैं। आज दिन है जुमे का, तारीख है 21 जून। तवील तरीन दिन है, मुख्तसर तरीन रात है और कहानी बड़ी गंभीर है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं और अब जब तकरीबन ये लग रहा है और वाज़े हो रहा है कि वो जुडिशल पैकेज नहीं आएगा, तो चल चलाओ का वक्त तकरीबन शुरू हो चुका है। ये उल्टी गिनती है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने चंद महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुखसत हो जाना है। आज जुमे के दिन, अब से थोड़ी देर पहले, 3 सफ़हात पर मुश्तमिल कॉज लिस्ट मंडे 24 जून की जारी हुई है। बड़ी दिलचस्प कॉज लिस्ट है और अदील ने जैसे ये कॉज लिस्ट देखी तो अदील सरफराज ने कहा कि ये अनोखी तरीन कॉज लिस्ट हमारे सामने आई है। मंडे को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होगा, फिर ट्यूसडे को क्या होगा, एक ब्रांड न्यू अदालती आइनी कानूनी मंजरनामा ईद की छुट्टियों के बाद हमारे सामने है। एक समाअत गुज़श्ता रोज़ हो चुकी और आइंदा दिनों में क्या अहम चीज़ें होने जा रही हैं, उस पर अदील सरफराज से बात करेंगे। 3 नए जजेस की एंट्री हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली मंडे को वो हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और तो आपको मालूम है कि वो उन्होंने आखिरी जो अपना खिताब है वो भी कर लिया, गुलदस्ता लेकर उनकी अलविदाई मुलाकातें भी हो गई। तो क्या होने जा रहा है बड़े केसेस और बड़ी समातों के दौरान? अदील सरफराज, कल जो केस हुआ था उस पर हम बाद में बात करेंगे। जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुजू किया था और काजी साहब ने बैठकर जो कल ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की और दीगर जो उन्होंने गुफ्तगू की। ये बताइए कि मंडे को क्या होने जा रहा है? सर, मंडे को जैसा कि आपने अभी बताया है उस फाइनल कॉज लिस्ट के बारे में, पहले तो ये वाज़ेह कर दें कि ये फाइनल कॉज लिस्ट है। फाइनल कॉज लिस्ट किसी भी आने वाले हफ्ते से 2 रोज़ कबल यानी जुमे के दिन जारी की जाती है वेबसाइट के ऊपर, और उसमें पूरे हफ्ते का रोस्टर मौजूद होता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कमरा अदालत नंबर 1 में फ़लाँ जजेस बैठेंगे और ये 5 दिनों में ये मुकदमात सुनेंगे। इसके साथ साथ दीगर तमाम बेंचेस का भी पूरा स्केड्यूल जो है वो मेंशन होता है फाइनल कॉज लिस्ट में। उसके बाद अगर कोई केस हफ्ते के दौरान समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए तो उसे सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये जो कॉज लिस्ट मैं मुनफरिद कह रहा हूँ वो इस वजह से कि फाइनल कॉज लिस्ट का नाम दिया गया है मगर उसमें सिर्फ एक मुकदमा है और ये कॉज लिस्ट 1 दिन की नहीं है, ये 2 दिन की है। ये कॉज लिस्ट है 24 और 25 जून की और मुकदमा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल / पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों का, और ये भी पहली दफ़ा हुआ है जिस पर फुल कोर्ट था। पहले तो एक क्वेश्चन एड्रेस कर लें, 3 नए जजेस आने के बाद क्या फुल कोर्ट जो है वो अब उसमें जो नए जजेस हैं हल्फ उठाने वाले वो भी शामिल होंगे, हो जाएंगे पॉसिबल? ये क्या होगा सर? ये लोगों के जहन में सवाल है। सवाल बिल्कुल जेन्युइन है और इस पर मैंने तो बहुत से लोगों से, ऐसे लोगों से बात की, ऐसे लीगल माइंड से जो वकला हैं जो किसी भी तरह का कोई बायस नहीं रखते, तो उनसे पूछा है कि आप क्या समझते हैं। उनकी अमूमी तौर पर जो 90% राय है वो यही है कि बेंच यही कंटिन्यू रहेगा। एक तब्दीली हो जाएगी नए जजेस के आने के बाद, ये फुल कोर्ट नहीं रहेगा, ये फिर लार्जर बेंच हो जाएगा। अगर तो उन जजेस को शामिल नहीं किया जाता, जो कि मुमकिन तौर पर नहीं किया जाएगा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पार्टली दिस केस इज़ हर्ड नो, और जो वकील हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, जो मेन पिटिशनर हैं इस केस में, उनको ऑलरेडी सुन चुकी है फुल कोर्ट। 13 रुकनी फुल कोर्ट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में कुल 17 जजेस होते हैं, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जब ये बेंच तश्कील पाया था सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त के ऊपर, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तादाद तो 14 थी मगर दस्तियाब 13 थे। जस्टिस मुसरत अली की तबीयत नासाज होने के बायस उनको इस बेंच में शामिल नहीं किया गया, 13 रुकनी फुल कोर्ट बनाया गया। और अब क्योंकि 7 जून को जो इजलास हुआ है जुडिशल कमीशन का, हमने देखा है कि 3 नए जजेस की एलिवेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। उनकी पहले तो जुडिशल कमीशन ने उनकी सिफारिश कर दी नामों की, तीनों की। उसके बाद पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्र ने अगले ही रोज़ जो है वो उनको उनकी मंजूरी भी दे दी। अब सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना है और नोटिफिकेशन मेरी अभी बात हुई है लॉ मिनिस्ट्री में, तो बताया जा रहा है कि ऐन मुमकिन है आज ही जारी हो जाएगा, और आज नहीं तो अगर कल हो जाएगा, तो फिर मोस्ट प्रॉबेबली जो सेज है वो तैयार है सर। कमरा अदालत, जो कमरा अदालत नंबर 1 और दीगर तमाम जो 5 कमरा अदालत हैं, आपको मालूम है, वो सब खुलते हैं सेरेमोनियल हॉल में। उस सेरेमोनियल हॉल में कुर्सियां पहुंचा दी गई हैं 2 रोज़ कबल ही, और वो कुर्सियां बेताबी से इंतज़ार कर रही हैं आने वालों का। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा एक तकरीब का इनेकाद वहाँ पर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सेरेमोनियल हॉल में, और वो जो एहतमाम होगा वो भी सुबह तकरीबन 8:30 बजे हो जाएगा। मंडे को मोस्ट प्रॉबेबली रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट
कंडक्ट करेंगी, तमाम जजेस साहिबान मौजूद होंगे, नए आने वाले जजेस चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा से हलफ लेंगे। और फिर एक रिवायत और भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब भी कोई नए आने वाले 1 या 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट में हलफ लेते हैं, उस रोज़ वो कमरा अदालत नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस की अदालत उनके बेंच का हिस्सा होते हैं। यानी जो बेंच वैसे तो फाइनल काज इसमें मौजूद होते हैं, उनके अंदर तमाम जजेस उनके पास केसेस बटे होते हैं। कमरा अदालत नंबर 1 में सीनियर जज चीफ जस्टिस, 2 में सीनियर प्यूनी जज और उसके बाद दीगर जजेस साहिबान। लेकिन जो कमरा अदालत नंबर 1 होता है उसमें नए आने वाले जजेस को भी बिठाया जाता है। और हम जैसे जो सहाफ़ी होते हैं जो कि इन जजेस साहिबान से वाकिफ़ नहीं होते, इनके कंडक्ट से, कमरा अदालत में ये किस तरह बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या देते हैं, इनका टिल्ट किस तरफ है, इन तमाम चीज़ों को अखज़ करने के लिए हमारे पास वो बड़ा एक सुनहरी मौका होता है कि हम इन नए आने वाले जजेस को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, आया ये बात कर भी रहे हैं, क्वेश्चंस पुट कर भी रहे हैं या नहीं। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब उस रोज़ सिर्फ एक ही बेंच होगा और वो कमरा अदालत नंबर 1 में ही होगा और 13 जजेस वहाँ पर मौजूद होंगे, क्या जस्टिस मुसरत लाली मौसम सरमा अपनी बल्कि तातीलात जो उनकी अलालत के बायस है वो आएंगी सुप्रीम कोर्ट में उस रोज़? और क्योंकि उस रोज़ और तो बेंच अवेलेबल नहीं है, ये वाजे हो चुका है ना फाइनल काज लिस्ट में, तो या तो वो चैम्बर में मौजूद होंगी या फिर वो इस फुल कोर्ट का हिस्सा होंगी। और तीसरे, ये जो तीनों जजेस साहिबान हैं ये फुल कोर्ट में बैठेंगे क्योंकि कमरा अदालत नंबर 1 में फुल कोर्ट होगा। और फुल कोर्ट में रिवायत है जब कमरा अदालत नंबर 1 में नए आने वाले जजेस, पहले मैंने आपको कहा कि वो उसमें बैठते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग कुछ क्वेश्चन हैं, हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं और ये जब आ जाएगी, क्योंकि अभी जो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर उनको बिठाना ही होता तो इस फाइनल काज लिस्ट में जो 13 जजेस के नाम मेंशन है उनमें उनके नाम भी मेंशन कर दिए जाते। उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि अभी उन 3 जजेस का तो नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अगर आज नोटिफिकेशन हो जाता है तो मुमकिन तौर पर काज लिस्ट रिवाइज भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि काज लिस्ट वही रहे जैसे कि चीफ जस्टिस की अदालत में अमूमी होता है, नए जजेस आने के बावजूद काज लिस्ट तब्दील नहीं होती मगर बेंच तब्दील हो जाता है, नए जजेस को बिठा दिया जाता है। तो बड़े मज़े की सही। अच्छा, इस्तारे बड़े दिलचस्प हैं। आपने कहा सेज, तो एक होता है ज़ाहिर है कि एक मैयत को गुस्ल देने वाला फट्टा भी होता है, कांटों वाली कुर्सी भी होती है। ये मैं अज़राए तफन्नुन बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि अब जब चल चलाओ, मुझे मेरे ज़हन में आया कि आप शायद रेफरेंस की बात करना चाहते हैं। चल चलाओ नहीं हो रहा, कुछ मामलात ज़ाहिर है कि इशारतन भी कहे जाते हैं। मुझे ये बताएं कि काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो, अब ज़ाहिर है कि इवेंचुअली हर बंदे ने एक वक्त आता है, रिटायर होना होता है, कुर्सी छोड़नी होती है, जाना होता है। तो एक बड़ा सवाल शद्दोमत से था कि क्या लेगेसी होगी, मुझे कैसे याद रखा जाए। मैंने देखा कि जो ऑफ कैमरा डिस्कशन है रिपोर्टर्स की सुप्रीम कोर्ट में, उसमें वो अक्सर मैं आप लोगों को सुनता हूँ, आप कहते हैं कि जो 13 जनवरी का फ़ैसला है इस दाग को धोया जाएगा। अब वो ट्रिब्यूनल वाला मामला है और मखसूस नशिस्तों का मामला है। या ज़ाहिर है कि इन 2 केसेस ने बड़ा जो है वो इस मामले पर, क्योंकि 2 चीज़ें मुझे बता दें, एक तो गुज़श्ता रोज़ के हवाले से और एक आइंदा समात के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ जो था मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का, अब इलेक्शन 8 फरवरी को हो गए, उसकी मुबैना चोरी के इल्ज़ाम की तहकीक करने के 2 ही तरीके हैं। एक ये कि तहरीक इंसाफ ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप एक जुडिशल कमीशन बना दें 8 फरवरी के इलेक्शंस में धांधली की तहकीकात के लिए, वहाँ पर कोई मूवमेंट नज़र नहीं आती। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल उज़रदारियों को सुनेंगे और 6 माह के अंदर अंदर उसके ऊपर फ़ैसला देंगे। अब वो जो सींग फंसाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। उस ऑर्डिनेंस में उन्होंने ये कह दिया कि वो जो 8 फरवरी को कानून था उसको छोड़ दें, लेकिन जो 8 फरवरी को मुबैना चोरी हुई थी उसकी तहकीक जो है वो अब एक रिटायर्ड जज भी कर सकता है, हमारी मर्ज़ी का जज होना चाहिए। अब ये मामला अब जब आ गया है काजी साहब की अदालत में, इस पर क्या वाइब्स आई हैं और मखसूस नशिस्तों वाले मामले पर क्या ये क्वेश्चन एड्रेस हो सकता है कि जो नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को मिल जाएं और वो बल्ले वाला मामला भी थोड़ा सा कल मेरी कुछ अगर मखसूस नशिस्तों वाली पहले बात कर लूँ, कल ही 2-3 लोगों से बात हो रही थी जो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं और बड़ी ग्रिप है उनकी इन मामलात के ऊपर। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि लग ये रहा है कि ये विन विन सिचुएशन भी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी भी नहीं।
मखसूस नशिस्तें शायद उनको भी ना मिलें, अच्छा। जिनको ऑलरेडी मिल चुकी हैं, यानी मगर 2/3 उनके पास भी नहीं होगी, जुडिशल पैकेज वो भी नहीं ला सकेंगे, बिल्कुल आईनी तरमीम नहीं कर सकेंगे। ये बात एक हुई है। और दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं ट्रिब्यूनल्स वाली, इसमें ना सर कल बड़ी मिली जुली सी समात हुई है। कल जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो बहुत से लोग, मैं ये कहूँगा हमारे भी कई व्यूअर्स हैं, वो बड़े शायद एक्साइटेड हुए हैं कल की समात के बाद कि एक बहुत बड़ा रिलीफ शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है या किसी सियासी जमात को मिला है। तो मेरी उसमें थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है। वजह यह है कि कल एक इंटरम रिलीफ सॉर्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले को मुअत्तल किया जाए, जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने नहीं किया। इन अदर वर्ड्स, उन्होंने उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। बावजूद इसके उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस कल दे दी हैं उससे नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर खड़ी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान हों या जस्टिस काजी फायद ईसा हों, दोनों की राय ये है कि पहले तो वो ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ एक लाहौर में ही मसला हुआ है, पंजाब में ही मसला हुआ है, ना कराची में हुआ है, सिंध में हुआ है, ना बलूचिस्तान में हुआ है, ना खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है, सिर्फ लाहौर में ही क्यों मसला हुआ है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि अमूमी तौर पर जो राय है वो ये है कि इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है, और ये चीफ जस्टिस ने अमूमी राय नहीं, उन्होंने तो अपनी हतमी राय एक तरह से दे दी है। उन्होंने कहा है कि इख्तियार तो इलेक्शन कमीशन का है ट्रिब्यूनल्स तश्कील देने का, हाँ इन कंसल्टेशन विद द रेलेवेंट चीफ जस्टिस, वो बात तो दुरुस्त है, मगर फाइनल जो हतमी राय है वो तो इलेक्शन कमीशन की है। तो उस पर नज़र ये आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये समझती है कि लाहौर हाई कोर्ट का ये इख्तियार नहीं था कि आज खुद जो ट्रिब्यूनल है, लेकिन कंसल्टेशन की जो एक्सप्लेनेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रीवियस, उसका भी एक रास्ता दिखाया है ना सर, उसका एक रास्ता दिखाया है कि कंसल्टेशन का क्या मतलब है। कंसल्टेशन का बाइंडिंग होती है, आपने चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, आपने उससे नाम लेने हैं, उन्होंने जो आपको नाम भेज दिया अब आप उनको नोटिफाई कर दें। वो ये कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कि कंसल्टेशन जो आप लोग हमें शो कर रहे हैं ऑन पीस ऑफ पेपर, ये तो चिट्ठियाँ, ये चिट्ठियाँ, ये कंसल्टेशन नहीं, कंसल्टेशन होती है मिलकर। पाकिस्तान में पता नहीं क्यों लोग आजकल मुलाकातें नहीं करते, वो ये कहते हैं। और फिर उन्होंने एक मरतबा फिर वो हम पर एहसान भी जताया, बताया कि हमने 8 फरवरी के इंतखाबात कैसे करवाए थे, इलेक्शन कमीशन भी रिलक्टेंट था, सदर मुमलिकत भी आपकी पार्टी के उस वक्त सामने रोस्टम पर खड़े सलमान अकरम राजा को उन्होंने कहा कि वो भी रिलक्टेंट थे। फिर हम दोनों को हमने कहा कि आप मिल बैठें और तारीख आ गई, तो मुलाकात करेंगे तो ही मामलात हल होंगे। उन्होंने एक रास्ता तो उनको दिखाया है। इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त कहा है कि हम तो तैयार हैं मुलाकात के लिए, आज ही 5 मेंबरान चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए तैयार हैं। तो बज़ाहिर इसमें रास्ता यही नज़र आ रहा है कि ये मामला बातचीत से ही हल करेगी, सुप्रीम कोर्ट करवाएगी, और जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उसको इवेंचुअली मुअत्तल भी कर। और ऑर्डिनेंस वाले मामले के ऊपर वो उनकी राय जो कम अज़ कम हम ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की वहाँ पर जो राय है वो आज भी बरकरार है। जो राय उनकी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में आए ऑर्डिनेंसेस पर थी, वही राय कल भी हमने देखी उनकी, और ये एक अच्छा साइन है। मैं तो समझता हूँ कि कम से कम उन्होंने इस बारे में कोई यू टर्न नहीं लिया। हो सकता है वो बहुत से लोग समझ रहे थे कि शायद चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा कहते हैं कि ये वाला जो ऑर्डिनेंस है ना ये बेहतर, उन्होंने कल भी अपनी वही बात दोहराई जो पहले कहते थे। वो ये कहते हैं कि जो ऑर्डिनेंस है इसको लाने का मकसद होता है इमरजेंसी हालात के अंदर के ऑर्डिनेंस लाया जाए। जब मुल्क में इमरजेंसी नहीं है, कोई इस तरह की हंगामी सूरत हाल नहीं है, तो क्यों कर लाए जा रहे हैं। उन्होंने तो इसको तौहीन तक कह दिया है। उन्होंने कहा है कि ये इंसल्ट है पार्लिमान की, और अगर आपने ऑर्डिनेंसेस ही लाने हैं तो पार्लिमान को बंद कर दें। तो ये एक अच्छी एक ऑब्जर्वेशन थी चीफ जस्टिस की जानिब से, जिस पर मैं हैरान हुआ। सिकंदर बशीर मोहम्मद जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी चीफ जस्टिस से मुत्तफिक नज़र आए। उन्होंने भी कहा कि ये गैर ज़रूरी था, अननेसेसरी था ये जो ऑर्डिनेंस था, और साथ साथ वो उस ऑर्डिनेंस का तो कोई भी दिफा नहीं कर रहा ना, नून लीग के अलावा। और दूसरी चीज़ वो ये नून लीग में भी जो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं उन्होंने उस ऑर्डिनेंस को, बेसिकली बात ये है ना, यही अगर कानून साजी बाकायदा तौर पर करके किया जाए ना तो फिर तो कोई एतराज़ नहीं कर सकता। जब आप एक शॉर्टकट लेंगे, तब भी ये सवाल तो रहता है ना आदिल सरफराज साहब, साल 2023 में अगर एक काम चोरी फॉर एग्जांपल इस मुल्क के कवानीन के मुताबिक जुर्म नहीं था, मैं मिसाल के तौर पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साल 2023 चोरी पाकिस्तान में जुर्म नहीं था, आपने साल 2023 में चोरी कर ली, साल 2024 आ गया, जून का महीना आ गया, इस मुमलिकत खुदादाद में कानून बन जाता है कि चोरी करना जुर्म है। क्या 2023 में की हुई आपकी चोरी पर, क्योंकि अब जुर्म बन गया, आपको सज़ा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। अब सवाल ये है कि 8 फरवरी 2024 को जो इलेक्शन हुआ उस वक्त कानून ये था कि अगर चोरी का इल्ज़ाम होगा कि चोरी हुआ है, मैंडेट इलेक्शन चोरी हुआ है, तो
तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल कौन होगा? एक सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। सिंपल सी बात है, उस वक्त कानून मौजूद था कि सिटिंग जज, लेकिन अब क्योंकि आपको लगा कि तारिक महमूद जहांगीरी को प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रसीदें दें, फॉर्म 45 दें, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो नाम दिए हैं कहीं ये दुरुस्त फैसला ना कर दें, आपको तो यही अंडरस्टैंडिंग मिलेगी ना, डर यही कि यही खौफ है। तो आज आप कहते हैं कि जो 8 फरवरी की चोरी है उसके ऊपर कानून उसका इतलाक होगा जो हम ऑर्डिनेंस के जरिए आज जारी कर रहे हैं, तो इसका कोई डिफेंस है? मतलब ये दिस इज वेरी लॉजिकल। बिल्कुल। और ये बात 8 फरवरी को जो सिक्का राइजुल वक्त कानून मुमलिकत खुदादाद था वो बड़ा आसान सा था कि इसका मामला हल कैसे होना है, ट्रिब्यूनल कैसे बनना है और कौन होना है। शकूर प्राचा की प्रोविजन नहीं थी उस वक्त। देखें ना, वो उसमें भी रास्ते बहुत सारे मौजूद हैं। यही अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला अगर हक में आ जाता है PDM के, वो 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम कर सकते हैं। फिर तो हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई उस वक्त नहीं था। अब तनकीद तो होगी, मगर उनके पास एक लीगल बैकिंग होगी, स्टैंडिंग होगी। भाई अब पार्लिमान ने, जैसा भी पार्लिमान है, चाहे फॉर्म 47 का है, मगर पार्लिमान जब ये फैसला कर ले 2/3 अक्सरियत के साथ आइन को ही तब्दील कर दे, तो फिर तो वो हो सकता है, मगर अब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये बात कल सुप्रीम कोर्ट ने लाउड एंड क्लियर बता दी है कि ये कम अज़ कम एक्सेप्टेबल उनके लिए भी नहीं है। सही, देखते हैं ऑल आइज ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जो अदालती मंजरनामा, आइनी कानूनी मंजरनामा है, यही पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के साथ जुड़ा हुआ है। आदिल सरफराज विल बी देयर, आई विल बी देयर, उसके ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।